हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5th कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ इसके लिए फर्स्ट पॉइंट आपको बताना होगा, इन 1848 मिडिल क्लास लिबरल ट्राई टू यूनाइट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट इनटू ए नेशन स्टेट। इसका मतलब 1848 में मिडिल क्लास ने कोशिश की थी कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का, उसको नेशन स्टेट में बनाया जाए, बट उसको रिप्रेस कर दिया था जो उस समय वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। इसके अलावा मिलिट्री प्लस जंकर्स ने मिलकर इस जो उनकी कोशिश थी इसको रिप्रेस कर दिया। जंकर्स कौन होते हैं? जंकर बेसिकली लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया उनको कहा जाता था। उसके बाद जो प्रशिया है उसने सारी लीडरशिप अपने हाथ में ले ली और खुद से जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश की। प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप फॉर नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रशिया के किंग ने इसके लिए चीफ मिनिस्टर ओटोवन बिस्मार्क को सेलेक्ट किया, जो कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कहा जाता है। और बिस्मार्क ने हेल्प ली मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी की। आपको याद रखना है 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स, 7 साल में 3 वॉर हुए। कौन सी कंट्री के साथ? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इसको आप एडीएफ या फिर डेफ कंट्री DAF इसे याद कर सकते हैं। Ended in Prussia victory, it completed the process of unification। इससे जो जर्मन यूनिफिकेशन है ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके अंतर्गत 3 वॉर और 7 ईयर्स आपको याद रखना है। आफ्टर दैट इन 1871 केसर विलियम फर्स्ट जो कि प्रशियन किंग थे वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर एट वर्साइल्स, जो कहाँ पर था? फ्रांस में। इस पिक्चर में देख सकते हैं द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्साइल। यहाँ पर इनका प्रोक्लेमेशन हो रहा था जर्मन एम्पायर का। नाउ ये पिक्चर है अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 एंड 71। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इटली की पॉलिटिकल कंडीशन जान लेते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। नेक्स्ट, सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन किंग। सिर्फ एक ही जो एरिया था जिसको कंट्रोल किया जाता था इटालियन किंग के द्वारा, वो था सार्डिनिया पिडमोंट। नॉर्थ इटली वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंट्रल इटली रूल्ड बाय पोप एंड द सदर्न इटली अंडर बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं इटली की यूनिफिकेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुआ। इटली बेसिकली आप लोग जानते हैं 7 स्टेट में डिवाइड था। सबसे पहले इस साइड जो सार्डिनिया पिडमोंट वाला रीजन है वो इटालियन किंग अंडर विक्टर इमैनुअल सेकेंड हुआ करता था। इसके अलावा जो नॉर्थ इटली था उसके ऊपर कंट्रोल था ऑस्ट्रिया का, सेंट्रल इटली पे कंट्रोल था पोप का, और लास्ट में साउथ इटली पे कंट्रोल था बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। अब इसकी जो शुरुआत होती है वो इटालियन किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी CM केवर को। CM केवर ने विद द हेल्प ऑफ फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया और नॉर्थ इटली पर कंट्रोल कर लिया। आफ्टर दैट साउथ जो इटली है, सबसे पहले नॉर्थ इटली को यूनिफाई किया गया और उसके बाद साउथ इटली पे आपको याद रखना है गैरिबाल्डी ने हेल्प ली थी लोकल पीजेंट की और साउथ इटली को भी यूनिफाइड कर दिया। उसके बाद जब नॉर्थ और साउथ इटली यूनिफाइड हो गए तो जो सेंट्रल इटली पे पोप का कंट्रोल था उन्होंने खुद से ही पीछे हट गए और उसके बाद ये भी एरिया भी यूनिफाइड कर लिया गया। इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नाउ इसमें पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्दर्न इटली कैप्चर फ्रॉम ऑस्ट्रिया 1860। इसके अलावा सदर्न इटली कैप्चर फ्रॉम स्पेन 1860। इसके बाद जो सेंट्रल इटली था यानी कि जिसके ऊपर पोप का कंट्रोल था वो भी मर्ज कर दिया गया। इस साइड देख सकते हैं किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट इंडिपेंडेंट बिफोर यूनिफिकेशन। ये एरिया है सार्डिनिया पिडमोंट।
और इसके अलावा जो कुछ एरिया यहाँ पर दिखाया गया है, ये वो एरिया था जो गिवन टू फ्रांस इन रिटर्न फॉर सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस। फ्रांस ने जो हेल्प की थी उसके बदले में ये एरिया उसको प्रोवाइड कर दिया गया। ना ये पिक्चर दे रखी है इटालियन स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन से पहले की, और इस पिक्चर में देख सकते हैं इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, यानी कि यूनिफाइड होने के बाद ये इटली का मैप है, और ये बिफोर यूनिफिकेशन। इसमें यहाँ पर किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज ये एरिया आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है रोल ऑफ लीडर्स। आपको 4 पर्सन का नाम याद रखना। सबसे फर्स्ट पर्सन है गुसेपी मैज़िनी, सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने स्टार्टिंग में प्ले किया था। ही फॉर्म ए सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली। सो ये आपको याद रखना है, जो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी क्या नाम था, यंग इटली। ही फेल्ड इन 1831 एंड 1848 रिवोल्यूशन, उन्होंने पहली कोशिश की थी 1831 एंड 48 बट वो फेल हो गए। उसके बाद जो सार्डिनिया पिडमोंट के किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, उन्होंने कोशिश की और अपॉइंट किया केवर को टू यूनाइट इटली। सो ही वाज किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, अपॉइंट केवर टू यूनाइट इटली। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, वो आता है काउंट कैमिलो डी केवर। सो केवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जर्मन यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का रोल था, वैसे ही इसमें आपको याद रखना है। सो केवर इज ऑल्सो कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इटली, ये आपको याद रखना है। बिस्मार्क ऑफ इटली किसको कहा जाता था, केवर को। सो ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सीएम केवर लेड टू द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली, ये केवर की फोटो दे रखी है। ही वॉज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। ही डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। आपको याद रखना है नॉर्दर्न इटली पे जिस पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था उसको 1859 में डिफीट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, फ्रांस की मदद से। लास्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपको याद रखना है गुसेपी गैरिबाल्डी। इन 1866 they marched into South Italy kingdom of two Sicilies that is ruled by Spain. He win the support of local peasant, local peasant की मदद से ये जीत गए, और इनकी आर्मी थी जिसको कहा जाता था रेड शर्ट। सो यही जरूर पूछा जाता है, इनकी जो आर्मी थी लोकल पीजेंट की मदद से जो इन्होंने बनाई थी वो थी रेड शर्ट, और इनको स्वॉर्ड ऑफ इटली भी कहा जाता है। सो स्वॉर्ड ऑफ इटली कौन थे, गुसेपी गैरिबाल्डी। नेक्स्ट इन 1861 विक्टर इमैनुअल टू वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। उसके बाद विक्टर इमैनुअल टू जो पहले सार्डिनिया पिडमोंट के किंग हुआ करते थे उनको पूरे यूनिफाइड इटली का किंग बना दिया गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। नाउ इसको स्ट्रेंज केस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें किसी तरीके की कोई रिवोल्यूशन या लड़ाई की जरूरत नहीं हुई, जैसे हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली में पढ़ा था। सबसे पहले पॉलिटिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं। ब्रिटिश इसलिए हुआ करता था जहाँ पर 4 एथनिक ग्रुप, जिसमें फर्स्ट इंग्लिश, स्कॉट, थर्ड वेल्स, फोर्थ आयरिश। नाउ इस पिक्चर को थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पर ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, और ये इस साइड क्या है, आयरलैंड है पूरा। नाउ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी इन वेल्थ एंड पावर, सो दे एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, जिस वजह से उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दूसरे जो बाकी स्टेट थे उनके ऊपर बढ़ाने की कोशिश की। सो इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्क। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर सीज कर ली। नाउ इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो स्कॉटलैंड है एंड इंग्लैंड है, इसको मिलाकर क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन। आफ्टर दैट जब इसमें नॉर्दर्न आइलैंड इंक्लूड हो गया तो उसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, और जब पूरे जो आइलैंड है नीचे वाले आइलैंड को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये बाद में अलग हो गया था, सो सबको मिलाकर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड को मिलाकर कहा जाता है ब्रिटिश इसलिए। सो दोबारा से देख लेते हैं, स्कॉटलैंड और जो इंग्लैंड है इसको मिलाकर क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। और इसी में ही जब नॉर्थ
आयरलैंड को मिला दिया जाए तो वो कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। नाउ इसमें देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन मीन्स स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, इसको मिलाकर कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम किसको कहा जाता था, जब ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड, बेसिकली नॉर्थ आयरलैंड को अगर जोड़ दिया जाए तो वो बनता है यूनाइटेड किंगडम। नाउ इस पिक्चर में भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। ये स्कॉटलैंड है और दिस साइड इंग्लैंड, इसको मिलाकर क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद इसमें जब नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दिया जाए तब वो क्या बनेगा, यूनाइटेड किंगडम। नाउ जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसको अगर मिला दें तब ये बन जाएगा ब्रिटिश ईस्ट। नाउ अब पढ़ते हैं इसके बारे में। 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हुआ था, जिस वजह से फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन के बाद जो ब्रिटिश आइडेंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगी थी ओवर स्कॉटलैंड। सो स्कॉटिश वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज, उनकी गैलिक लैंग्वेज बोलने के लिए उनको मना किया जाता था। इसके अलावा टू वियर देयर नेशनल ड्रेस, उनकी जो नेशनल ड्रेस थी वो पहनने के लिए भी मना किया जाता था। अब देख लेते हैं आयरलैंड को कैसे मर्ज किया गया। आयरलैंड बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड था, कैथोलिक कम्युनिटी एंड प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी। कैथोलिक मेजॉरिटी हुआ करती थी और प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी ग्रुप हुआ करता था। प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया जाता था बाय ब्रिटिश। सो कैथोलिक रिवोल्टेड बट सप्रेस, कैथोलिक ने रिवोल्ट किया लेकिन उसको सप्रेस कर दिया गया, और जो रिवोल्ट किया गया था वो 1798 बाय वॉल्फ टॉन। सो दिस वाज द फेल्ड रिवोल्ट। उसके बाद 1801 में आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था यूनाइटेड किंगडम में। इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग का मतलब उस समय था कि जब नेशन को एक पर्सन के रूप में देखे जाने लगा, उसके लिए जो भी आर्टिस्ट थे वो एलिगोरी का यूज़ करते थे। एलिगोरी का मतलब होता था पर्सोनिफाइंग नेशन विद फीमेल एलिगोरीज। सो व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, जब किसी आइडिया को आर्ट से एक्सप्रेस करें उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिगोरी। इसके लिए हमें याद करना होगा दो एलिगोरी के बारे में। पहली जो जर्मनी में थी उसे कहा जाता था जर्मेनिया, और दूसरी जो फ्रांस में थी उसे कहा जाता था मैरियाना। सो ये आपको याद रखना है इन दोनों के बारे में, फ्रांस एंड जर्मनी दोनों की एलिगोरी के बारे में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, इनके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, उनको समझते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ब्रोकन चेन्स, इसका मतलब हुआ करता था बीइंग फ्री, यानी कि आज़ाद हो चुके। जैसे यहाँ पर दे रखा है ये ब्रोकन चेन। इसके अलावा ब्रेसप्लेट विद ईगल्स, सो ये था सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। नाउ नेक्स्ट, ओकली के बारे में याद रखना है, हीरोइज्म। नाउ नेक्स्ट, सोर्ड। सोर्ड मीन्स रेडीनेस टू फाइट, ये सोर्ड यहाँ पे दे रखी है, इसका मतलब है रेडीनेस टू फाइट। सो ब्रांच अराउंड द सोर्ड, इसका मतलब होता है विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि शांति के लिए या फिर पीस के लिए लोग कोशिश करते हैं। नाउ ब्लैक रेड एंड गोल्ड जो ट्राई कलर दे रखा है ये बताता है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 विच इज बैन बाय द ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट। लास्ट में देख सकते हैं रेज ऑफ राइजिंग सन, ये जो रेज ऑफ राइजिंग सन है ये इंडिकेट करता है बिगनिंग ऑफ न्यू इरा। नाउ एलिगोरी देख सकते हैं यहाँ पर जर्मेनिया के बारे में, ये जर्मेनिया की फोटो है 1848। नेक्स्ट, यहाँ पे पोस्टेज स्टाम्प दे रखा है ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरियाना रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। सो ये यहाँ पर मैरियाना की एलिगोरी के बारे में, यानी कि इसको फिगर फॉर्म में देख सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा बचता है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग कंट्रीज पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स। इसका मतलब अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने की पॉलिसी, उसको क्या कहा जाता था, इम्पीरियलिज्म, और इसमें यूज़ किया जाता था मिलिट्री का। नाउ नेशनलिज्म की वजह से इम्पीरियलिज्म क्रिएट हुआ। बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर लोगों में अपने टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई स्टार्ट हो गई।
सो इसके लिए क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन अमर्ज इन द बाल्कन। बाल्कन एरिया में टेंशन इंक्रीज होने का क्या रीज़न था। सबसे पहले देख लेते हैं बाल्कन एरिया कौन सा था। ये बाल्कन एरियाज में बहुत सारे कंट्रीज हुआ करती थी, जैसे रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, जैसे ग्रीस, और ये टर्की साइड, क्योंकि टर्की ऑटोमन एम्पायर इसी के ऊपर रूल कर रहा था। नाउ अब देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। बाल्कन एरियाज में टेंशन का क्या कारण था, जो इतनी ज़्यादा टेंशन इंक्रीज हो गई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रीज़न बनती है। इसके बेसिकली 6 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। द बाल्कन वॉज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। यहाँ पर बहुत सारी एथनिक वेरिएशन देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज इट कम्प्राइजेस मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे हुआ करती थी। सो इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स। वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, स्लेव्स। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। बहुत सारे जो बाल्कन एरियाज की कंट्रीज थी वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे, उसके बाद वो सब इंडिपेंडेंस होना स्टार्ट हो गए। सो ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ज़्यादातर ये जो कंट्रीज थी वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करती थी। सो द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। इसके बाद यहाँ पर जब रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड हुए, जैसे हमने जाना था ग्रीस में, उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, जिस वजह से ये रीजन काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जुगेशन। सो द बाल्कन पीपल बेस देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर। इसका मतलब जो बाल्कन कंट्रीज थी वो दावा करते थी कि वो एक टाइम पर आज़ाद थे और उनको फॉरेन पावर के द्वारा सब्जुगेट किया गया था। नाउ फोर्थ पॉइंट, इंटेंस कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो चुका था। सो एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटीज एंड इंडिपेंडेंस। जब ये सब कंट्रीज आज़ाद होने स्टार्ट हुई तो इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, क्योंकि वो दूसरे एरियाज के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे। सो द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुआ करती थी, बिकॉज वो दूसरे की टेरिटरी जीतना चाहते थे। सो द बाल्कन स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। इसका मतलब वो दूसरे की टेरिटरीज को जीतने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो बिग यूरोपियन पावर इसमें एंट्री करती है, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी। सो द सिचुएशन ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई। वो लोग चाह रहे थे कि ये जो अभी अभी इंडिपेंडेंट कंट्री हुए हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। सो एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर द एरियाज। दिस लीड टू सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिस वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रीज़न बना। सो लास्ट में जब बिग यूरोपियन पावर यानी कि जो बड़ी कंट्रीज है वो एंटर करती, तो उस वजह से सिचुएशन ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। सो इस तरीके से हमारा चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। हमने फर्स्ट चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं।